तो विकृति 3 प्रकार की होती है, तो बस 3 प्रकार की जाना जाता है। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। खाली इतने लिखा जाएगा, परिभाषा नहीं लिखा जाएगा। पूछेगा विकृति से आप क्या समझते हैं, अभी क्या विकृति को परिभाषित कीजिए, तो सीधे सीधे लिखोगे ना। जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति। और विकृति कब प्रकार की होती है, 3। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। और विकृति बीमाहीन राशि होती है, क्योंकि इसका मात्रक उत्तरक नहीं होता है। 3 बात क्लियर हो गया, बस इतने बहुत है। अब उसके बाद हेडिंग लगा लो, हुक का नियम। हो गया हुक का नियम। देखो हुक का नियम मतलब हुक भैया ने या हुक साहब ने बताया। तनी बात समझो, इधर बतियाओ समझ, भुनभुनाओ मत। तुम भुनभुनाई ना होगा सब, आई सब भुनभुनाई नहीं होगा ये सब, ठीक है ना। हुक का नियम मतलब हुक ने बताया कि 2 बातें, शब्द समझना लो। एक तो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर और एक तो लघु विकृति के लिए। तेरी बात समझो इधर, लघु विकृति के लिए। और दूसरा का बताया प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर, ठीक है ना। ये 2 शब्द बताया, लघु विकृति के लिए और प्रत्यास्था की सीमा के भीतर। अब तो बात समझना, लघु विकृति क्या होती है और प्रत्यास्था की सीमा क्या होता है ना। लघु विकृति अभी पढ़ा है, लघु विकृति पढ़ा है ना। किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति। तो लघु विकृति मतलब बड़ी हुई, मतलब जब किसी तार को इतना खींचा जाए कि वो भैया क्या हो जाए, खूब फैले। मतलब लघु विकृति खूब ज़्यादा फैल जाए लेकिन टूटे नहीं। आई देखो, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर का मतलब समझोगे, जब किसी तार को खींचा इतना ही तक खाली खींचा जाए, तब यहाँ पे प्रत्यास्था की सीमा के भीतर हम जो तुम लोग को पढ़ा है, प्रत्यास्था की सीमा मतलब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, वह किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, आ जाती है। तो उस वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इस पे अगर कोनो स्प्रिंग पर बल लगाएं तो बल ऐसा लगा दें कि पूरा फैल जाए, फिर पूरा प्रारंभिक अवस्था में ना आए। मतलब इतना तक लगाएं बल कि वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, आ जाए। 2 बातें के लिए हुक साहब ने नियम दिया कि लघु विकृति के लिए और प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। लो हुक ने क्या बताया, बताओ। लघु विकृति के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो प्रतिबल का मान होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, विकृति के। यानी यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हो जितना प्रतिबल लगाओगे उतना विकृति बढ़ जाए, या विकृति का मान बढ़ेगा तो प्रतिबल का भी मान बढ़ता है। सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होते बढ़ता है, और उल्टा रहता है तो वो बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रूल का सीन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा ई। क्या कांस्टेंट लगेगा, देखो प्रतिबल बराबर, बताओ क्या लगेगा, ई। भाई अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, ई गुणते बताओ कितना, विकृति। भैया इधर बात समझो, जैसे वो होता है ना न्यूटन नाना का दूसरा का नियम, या प्रोपोर्शनल टू कितना, यम, मतलब यफ अनुक्रमानुपाते यम और फिर यफ अनुक्रमानुपाते ए। तो दोनों का अनुक्रमानुपाते बताओ क्या होता है, यम है। बताओ यम है, जब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटता है तो के कांस्टेंट लगता है, वहाँ पे नियतांक होता है के, पर यहाँ पे नियतांक बताओ क्या होगा। हुक के नियम में, मतलब हुक का चिलम के नियम में कांस्टेंट क्या लगेगा, ई। तो अब एक बात बताओ, जहाँ इसको लिखोगे ई एक क्या है, नियतांक है। तनी बात समझते रहना ना, ई एक क्या है, नियतांक है, जिसे कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। इसको क्या कहोगे, ई को क्या बोलोगे, इसे कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। इसको क्या बोलोगे,
प्रत्यास्था गुणांक। तो हुक साहब ने बताओ क्या बताया, किसी भी पदार्थ के लिए लघु विकृति के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बताओ, क्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो के कांस्टेंट नहीं लगाओगे। हम कहे तुम लोगों के लिए फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर से कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट पेपर कुछ और ही है और सेकेंड पेपर कुछ और ही है। तो हुक भैया ने बताया कि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा चिन्ह तो कौन सा कांस्टेंट लगेगा, ई, और ई ये क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। क्लियर है ना। अब यहाँ से बात आती है प्रत्यास्था गुणांक हाई गुणे में इधर आएगा तो भागे में, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ई बराबर बताओ प्रतिबल बटे बताओ क्या, विकृति। हो गया कि ना हो गया, हो गया ना, प्रतिबल बटे विकृति। अब यहाँ से परिभाषा खूब आराम से बोल सकते हो, बताओ क्या, बोल लो, देखो क्या बोल सकते हो, बोलो क्या बोलोगे भैया। हुक के नियमानुसार, ते बात समझना लो ना, किसके नियमानुसार, हुक के नियमानुसार, चाहे तुम इसको पहले बोलो और चाहे तुम इसको पहले बोलो, चाहे इसको पहले बोलो चाहे इसके बाद में बोलो, बात बराबर होगी। क्लियर है ना, इसमें कोई माई का लाल काटने वाला नहीं है। तुम बोलोगे किसी पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ के लघु विकृति के लिए यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो बताओ, प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा के लिए श्रेय किसको माना जाता है, हुक्का के नियम पर। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे अभी तोड़ सकते हैं हम, चाहे तोड़ दे चाहे बाद में तोड़ेंगे, देखा जाएगा ना, उतना तक लिख लोगे बहुत है, हो जाएगा ना। लिख देना, इधर तक नहीं समझो। बताओ प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर नहीं समझो, इधर प्रत्यास्था गुणांक बताओ कै प्रकार का, 3 प्रकार का, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, पहला होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग मतलब क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। और दूसरा होता है आयतनात्मक, तनी बात समझो इधर, आयतनात्मक, तनी हमारी हिंदी गलती हो जाए तो संशोधन करने ना लो ना। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। और दूसरा होता है दृढ़ता गुणांक। समझो इधर, इन आस्था गुणांक कितने प्रकार का, 3, ये भी 3 प्रकार का होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और क्या होता है, देखो जैसे था प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, फिर आयतन प्रतिबल और फिर अपरूपण प्रतिबल। ठीक उसी तरह ये भी 3 ठो होगा। विकृति भी कई गो, 3 ठो, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। उसी तरह ये भी होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक कह सकते हैं कि उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि। तनी बात समझना इधर ना। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक, और आयतनात्मक मतलब यहाँ पे आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है ना। और दृढ़ता गुणांक को बोल सकते हो अपरूपण दृढ़ता या अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। तीनों रिलेशनशिप आ ही रहा है, प्रतिबल से लेकर विकृति से लेकर यंग प्रत्यास्था, खाली इसका नाम बदल गया है, जानते हो। इसलिए में इसमें लंबाई बढ़ेगी, इसमें उसका पूरा आयतन ही बढ़ेगा। ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक बार आ जाओ फिर उसके बाद चले जाना लो ना। बताओ हुक के नियमानुसार क्या होता है। हुक ने क्या बताया, किसी पदार्थ में लघु विकृति के लिए, लघु विकृति बताए हैं किसके लिए, मतलब खींचा जाए और क्या हो जाए, उसकी लंबाई में खूब ज़्यादा वृद्धि हो जाए। और यंग प्रत्यास्था की सीमा के भीतर मतलब इतना तक खींचा जाए कि वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में वो आ जाए, या क्या ना
तो बताओ, दो बात के लिए, लघु विकृति के लिए और यंग प्रत्यास्था की सीमा के, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर हुक ने क्या बताया कि जो प्रतिबल का मान होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विकृति के। यानी हुक के नियमानुसार हम कह सकते हैं कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाते विकृति। बता, अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट क्या लगाओगे? ई, जहाँ ई एक क्या है? नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। अब बताओ, प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा आप क्या बताओगे? इसमें दो बातें हो गई ना, एगो हुक भैया का नियम और एक तो प्रत्यास्था गुणांक का परिभाषा। तो प्रत्यास्था गुणांक का परिभाषा बताओ, वहाँ से अभी लिखना पड़ेगा। अतः प्रत्यास्था गुणांक का परिभाषा क्या लिखोगे? किसी वस्तु के पदार्थ के लिए लघु विकृति के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। वहाँ से लिखना पड़ेगा ना परिभाषा। और बताओ, प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। क्लियर है ना? अब वहाँ से लिख लो प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा सबसे नीचे लिखो। लिखो, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए किसी वस्तु के पदार्थ, किसी वस्तु के पदार्थ के प्रतिबल तथा विकृति के प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। पूरा उतार लिया होगा सब? ऐसा यंग प्रत्यास्था गुणांक, देखो इधर यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होगा? देखो, बताएं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक में सिर्फ बताओ किसमें परिवर्तन होगा? उसके लंबाई में। तो लंबाई में मतलब अनुदैर्ध्य, वो सीधे सीधे बोल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा समझो इधर, यंग इसको ऐसे कह सकते हैं। तनी बात समझो इधर, इसे देखो पुरानी वाली तरीका से परिभाषा बताने जा रहा है, तनी समझो बात। देखो, इसे y से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करोगे? y से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? देखो तब y, अब देखो y से प्रदर्शित करते हैं तो इतना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले ही बताओ इसको किससे लिख दिए हैं? y से। तो बार बार यंग प्रत्यास्था गुणांक की जगह, खांची भर की जगह खाली क्या लिख दोगे? y। अब बताओ, y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। धनिया कहाँ बोलती रहती है तुम? हाँ, सीधे तक रहे, बोल कर रहा है उस उधरिया। देखो इधर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बट्टे बताओ क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। भाई बात समझो यहाँ से, बस प्रतिबल बट्टे विकृति की जगह बस अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य लगा हुआ है। बोल सकते हो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, ये शब्द बार बार बोलना पड़ेगा। 2 शब्द है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। दिक्कत है? प्लीज समझना ना, पूरा पूरा फिजिक्स में घुसेड़ कर ना। देखो, किसके लिए? प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए।
किसी वस्तु के पदार्थ का, अनुदैर्ध्य प्रति किसी वस्तु के पदार्थ का ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वस्तु लोगे तो उसमें पदार्थ हो जाएगा, उसके जो अणु है वही खिंचा कर आएंगे, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के पदार्थ का अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब यहाँ तक हो गया ना। अब तनी बात समझो इधर, बताओ y बराबर सब लोग जानता है प्रतिबल, तनी समझो इधर। जैसे मान लो कोई तार हो गया है, इसको किसी दृढ़ सिरे से क्या कर दें, बांध दे। दृढ़ सिरे से बांध देगा मतलब जहाँ पे ही बांधा है वहाँ से हिले डुलेगा नहीं, मतलब ये नहीं हिले डुलेगा, ये हिल डुल जाएगा। अब देखो इधर इस तार को ऐसे समझो, तार को तो पूरा बना नहीं पाएगा। देखो इधर तार की लंबाई क्या मान लो, देखो प्रारंभिक लंबाई को क्या मानते हो, यल, ठीक है। और इसके तार से कुछ भार लटका दिया जाता है, मान लेते हैं यम द्रव्यमान का, तो नीचे पृथ्वी माता का भार कितना कार्य करने लगता है, यानी इससे भार कितना हो गया, इस भार के कारण इस तार में वृद्धि हुई लंबाई कितनी, डेल्टा यल। बताओ डेल्टा यल किस लिए, क्योंकि अब बढ़ेगा तो खूब 2-4 किलोमीटर तो बढ़ के जाएगा नहीं, हैतानिसु बढ़ेगा ना, तो हैतानिसु के लिए क्या लगता है, डेल्टा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इससे भार लटका है, प्रतिबल एक प्रकार का क्या है, बल है, तो भार बताओ क्या हो गया, एम जी। इस पे जो बल कार्य कर रहा है तार पे, वो कितना बल कार्य कर रहा है, न्यूटन नानक के नियमानुसार यफ बराबर यमय भी होता है, और यफ बराबर बताओ क्या होता है, जब ऐसे ऐसे गति कराएगा पावर के तो यमय है, और ऊपर नीचे चुपकी मारेगा तो एम जी। हो गया ना। अब इधर आ जाओ, जो विकृति बताए हैं वो बताओ क्या बताए थे, डेल्टा यल बाई यल, ये ना बताए थे। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा यल बाई यल। इस विकृति के लिए फार्मूला बता चुके हैं, डेल्टा यल बाई, और इसके लिए भी बता चुके हैं। 1 मिनट गलती हो रहा है यहाँ पे, तो समझना लो। जो प्रतिबल है अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। बताओ प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे एरिया, फोर्स अपान एरिया लगता है ना। तो ये बताओ पूरा प्रतिबल की जगह बताओ कितना हो जाएगा, ए, अरे एम जी बाई ए। अब बताओ विकृति की जगह क्या रखाओगे, डेल्टा यल बाई यल। यहाँ पर लिख दें प्रतिबल बराबर बताओ क्या लिखोगे, बल बट्टा ए, और विकृति बराबर बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा यल बाई यल। इस यफ की जगह हमने कितना रखेंगे, एम जी। हो गया ना। अब बताओ जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। बताओ y बरोबर बताओ हाई कितना हो जाएगा, एम जी यल। अब बट्टे बताओ कितना, a इंटू डेल्टा यल। अभी भी हम संशोधन करेंगे। बोलो जो ई एरिया होता है हाई वाला होता है, मतलब ई एरिया जो हाई वाला गोल क्या होता है, बताओ गोल के वो कब कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बताओ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार का क्षेत्रफल। बताओ ए की जगह हम कितना रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। बताओ y बराबर हो जाएगा यम जी यल, अब बट्टा बताओ पाई आर स्क्वायर डेल्टा। ये हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद फार्मूला के बाद भैया क्या लिखते हैं, मात्रक। क्या लिखते हो, तो यहाँ पर क्या समझोगे, मात्रक। हिम्मत चिन्नी पोत के लिए नहीं, देखो देखो इधर तेरी मात्रक संभाल कर देखना लो, इधर देखो सीधे सीधे लगा लो। ये देखो इसका मात्रक होगा नहीं क्योंकि मीटर से मीटर गया। हाई बताओ बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और इसका मात्रक मीटर का स्क्वायर। तो सीधे सीधे लिख लो, इसका मात्रक बताओ कितना, न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर। हो गया ना। अब तनी आ जाओगे किस पे, बीमा पे। तो बताओ बीमा, बल का बीमा क्या होता है, mL/-2, mL/-2। अब बट्टे बताओ मीटर है, किससे लिखोगे, यल से। तो यल का क्या होगा, स्क्वायर। हाई ऊपर जाएगा,
तो ऊपर जाएगा तो ये पावर 2 माइनस में लेकर जाएगा और एगो प्लस में है, चाहे ऐसे कह सकते हो एगो से एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये किसको में ले चला जाएगा माइनस में, यानी यम यल पर -1 और टी पर -2, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बताओ कितना हो जाएगा, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अच्छा नीचे बट्टे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक, दाब का। न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक, P बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो ये दाब का भी मात्रक होगा ना, और दाब का मात्रक एक थोड़ी होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसको क्या कहोगे, पास्कल। भैया को ना लिफ्ट अरे प्रेशर वाली मशीन में पढ़ोगे खूब बढ़िया से, दबाव वाले में, ठीक है ना। कौन दिक्कत है यहाँ तक, चलो परिभाषा लिख लो। इसको यंग प्रत्यास्था गुणांक का हेडिंग डालकर पहले क्या लिखोगे, परिभाषा, ठीक है ना, तब इसके बाद सब उतारोगे। सब लिखो, लघु विकृति के लिए, इतना तो रटी लो एकदम, अपने से लिख लो। लघु विकृति के लिए प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, लिखो सब अपने से इतना लाइन तक। हो गया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आगे हेडिंग लगा लोगे ना, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। दूसरा का अब इसको पढ़ लिया जाएगा पूरा तब ना। हाँ ये इसी में ना है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। देखो इधर, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। तनी बात समझो इधर, तरी कहानी समझ लो, उसके बाद समझो लेना, इधर लगाना लो। ये बात हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखो इधर, हमारे तरफ देखो ना, देखो कितना सुंदर है हम। इधर देखो साहब, देखो एक ठो, अब सुंदर ना है फिर भी प्रकृति की देन है, पर समझ सकते हो। इधर देखो, इधर बात समझो, एक तो हाथ में उतना ही बड़ा, तो समझो इधर यहाँ राहुल बकलोजी वाले, इधर समझो, देखो उतना ही लंबा, देखो दोनों की लंबाई समान है। चूंकि मैथमेटिक्स वाला हो तो मान सकते हो लो, एगो स्टील का और एक तो रबड़ का, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, समान है। क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताओ, 5 किलो है, मैं धनिया टांग दे ना जुड़ा जीबू, शांति से रहा करो, घर आ गई क्या। हाँ मार जाओगे, शांति से रहो। दोनों की लंबाइयाँ बताओ क्या है, एक वो स्टील का और एक तो रबड़ का। अच्छा एक बात बताना, तनी देखो खींचने जा रहे हैं अब। देखो इसको हम ऐसे करके खींचेंगे, सबसे आसानी तरीका समझोगे, आता है स्टील वाली स्केल, ठीक है। एक वो स्टील वाली आएगा और एक वो रबर ले लेना लो। देखो इसको जब ऐसे किसी दोस्त के कान पर मारते हो लो, तो ऐसे मारोगे तो सट से नहीं जाएगा, कौन सा तेज जाएगा। और फिर उसके बाद मारोगे रबड़ वाला, तो कौन सा तेज जाएगा। तो बता अधिक मतलब इसमें और इसमें किसमें प्रत्यास्था का गुण ज्यादा पाया गया, क्योंकि ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में, देखो यहाँ से खींच कर लिया होगे, अंटा खेलोगे ना, पर अंटा नहीं खेलना इसमें। देखो यहाँ से खींच कर इसको लिया होगे
तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था में है। फिर यहाँ से खींच के ले आए, अगर छोड़ोगे तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में जाने का जो गुण है वो रबर वाले की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए रबर की अपेक्षा स्टील क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा पाया जाएगा। अब उसी में समझो, रबर को देखो ऐसे खींच के ले आओगे सब, तो ऐसे खींच के ले आओगे तो ये ऐसे जाएगी, ओए पर ई वाला ऐसे जाएगा, जाएगा कि ना जाएगा, तेज जाएगा ना। अब समझो इधर फिगर समझना, लो मार के चेक कर रही हो सब, देखो इधर ये मतलब ढेर बढ़िया बढ़िया बना देनी। देखो इधर ये मान ले रहे हैं स्टील वाला है, और ये मान ले रहे हैं रबड़ वाला है। इधर देखो समझो, इधर यहाँ सब ये रबर वाला है, अरे ये स्टील वाला मान ले रहे हैं, और ये रबर वाला। तो बताओ इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक YS से बताओ किस लिए, क्योंकि स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक, अभी बात है माना है राय, हम लिखवा नहीं सकते हैं, चाहे तुम लोग लिख पाओ चाहे मत। Y अगर R लिखेंगे, YR लिखेंगे तो बताओ किसका हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक किसका, रबर का। दोनों बात क्लियर हुआ। अब देखो इसकी जो लंबाई मानोगे LS मानोगे, मतलब लंबाई हो गया किसका, स्टील का। इसका मानोगे बार धनिया, इसका मानोगे LR, तुम्हारा चूने लगेगा लार। देखो इससे दोनों से समान द्रव्यमान का पिंड लटकेगा, ठीक है ना, दोनों से समान द्रव्यमान का पिंड लटकेगा, तो यानी भार लटक गया mg। हो गया, इससे भी भार लटकेगा mg, जितना किलो का इस पे लटका है उतना ही किलो का इस पे भी लपटा। अब तनी बात समझना, जो स्टील वाले में परिवर्तन होकर आएगा वो डेल्टा यस आएगा, क्योंकि किसकी लंबाई बड़ी है, स्टील की तार की ना, और इसमें जो परिवर्तन होगा डेल्टा LR आएगा। तो आएगा कि ना आएगा। अब तनी बात फिर से समझो, इसका स्टील वाले का यंग प्रत्यास्था गुणांक YS हो गया ना, इसकी जो लंबाई मानोगे स्मॉल यस हो गया ना, स्मॉल यस हो गया। इसमें जो भार लटका देने से इसकी लंबाई में वृद्धि कितना होगा, डेल्टा LS। इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है क्या मानोगे, YR, किस लिए, क्योंकि यंग प्रत्यास्था गुणांक रबर का। इसका जो ये मानोगे लंबाई वो कितना मानोगे L, इसका बढ़ के वृद्धि कितना आएगी डेल्टा R। भार कितना लटका है दोनों पे mg। एक बात क्लियर करो भैया, देखो ये वाला से मतलब बाद में, पहले एक बात बताओ, दोनों की बताए हैं समान लंबाई है, तो दोनों की समान लंबाई यानी LS बराबर है बताओ किसके, LR के। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक बात क्लियर करो कि 5 किलो का भार स्टील वाले से उतना ही लंबाई का, और 5 किलो से भार उतना ही लंबाई का रबर वाले में, दोनों में लटका दोगे तो ढेर बढ़ कौन जाएगी, कौन बढ़ जाएगा, बढ़ जी कि ना बढ़ जी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कह सकते हैं ना कि हाई ढेर बढ़ी कि हाई ढेर बढ़ी, हाई बढ़ी कि ना बढ़ी, मत क्या कह रहा हो। देखो यहाँ पर डेल्टा LS से बड़ियार होगा डेल्टा LR, ये कंडीशन याद रखे रहना लो, बाद में हम लिखेंगे तो हिम्मत कहना लो ना आ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक आई, ये दिक्कत है। उतना ही के दोनों पे भार लटकाओगे भैया तो रबर वाला ढेर बढ़ जाएगा और हाई वाला कम बढ़ेगा, तो यानी डेल्टा LS का मान छोटा होगा किससे, डेल्टा LR से। अब तनी एक बात समझो, इधर हम तुम लोगों को फार्मूला पढ़ाए हैं, y बराबर mg/L पाई R स्क्वायर डेल्टा, पढ़ाए ना। तो उसी तरह जब यहाँ याद देखो YS लिखोगे तो भार दोनों पर mg है, इससे मतलब है नहीं। अभी यल का मान बताओ क्या लिखोगे, LS,
किसके लिए? क्योंकि यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालने जा रहे हैं स्टील का। अब बट्टे बताओ तो बात समझो, पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि दोनों की एरिया समान है। अब एक बात बताओ, डेल्टा यल की जगह बताओ क्या रखोगे? डेल्टा यल यस। डेल्टा मतलब लंबाई है स्टील वाली, तो बढ़ेगा रबर वाली। समीकरण नंबर 1। अब इधर देखो, अब यहाँ पर आ जाओ किसके लिए? वाई आर के लिए। अब वाई आर के लिए लिखोगे भैया तो ये भी भार लटका है उतना ही, लेकिन जो क्या लिखोगे? एल आर। अब बट्टे पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होगा बताओ कितना होगा? डेल्टा एल आर। समीकरण नंबर 2। अब देखो तुलना कराएंगे ना तभी ना पता चलेगा कि किसका प्रत्यास्था ढेर आ रहा है और किसका प्रत्यास्था कम आ रहा है। तो एक बात समझो, इधर समीकरण नंबर 1 में भाग दे देना समीकरण नंबर 2 से। हो गया ना? अब देखो इधर इधर ध्यान से तुम देखना लो, वाई एस बट्टा बताओ कितना? लेफ्ट वाला लेफ्ट से और राइट वाला, मजा आ गल? चल देख इधर बताओ, एम जी एल एस बट्टा बताओ पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस। अब बट्टे में बताओ हाई आएगा एम जी एल आर, अब बट्टे में पाई आर स्क्वायर डेल्टा। अब देखो कटे कुटेगा, एम जी से एम जी बर्बाद, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बर्बाद। हो गया? और बचा क्या है? तनी बात समझते रहना लो, बाद में हम जो लिखेंगे अब आई जो ऊपर क्या बचा है एल एस, तो नीचे से क्या जाएगा? डेल्टा एल आर। डेल्टा एल आर में जाएगा। देखो इधर वाई एस बटे वाई आर, ऊपर क्या बचा है? एल एस। नीचे से कौन जा रहा है? डेल्टा एल आर। नीचे क्या बचा हुआ है? डेल्टा एल। और नीचे से क्या जाएगा? एल आर। तो बताओ एल आर तो जा रहा है भैया, लेकिन बच क्या रहा है? डेल्टा एल एस। अब तनी एक बात और समझो, जो एल एस है वो बराबर है किसके? मतलब भार लटकाने से पहले दोनों तारों की लंबाई समान थी। तो बताओ दोनों तार की लंबाई क्या रहेगी? बराबर। मतलब एल एस की जगह भी क्या लिख सकते हो? एल आर लिख सकते हो ना? तो यहाँ पे देखो वाई एस बटे वाई आर बराबर एल एस बट्टा भी बताओ क्या लिखोगे? एल एस। और ये डेल्टा एल आर और बट्टा बताओ डेल्टा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वाई एस भागे वाई आर बराबर बताओ डेल्टा एल आर बट्टे बताओ डेल्टा। ना तेरी बात समझो, इधर इसका इधर गुणा कर दो, इधर चला जाएगा तो इधर बचेगा ई वाई एस। तो बताओ वाई एस बराबर क्या बचेगा? डेल्टा एल आर बटे डेल्टा एल एस और गुड़े बताओ कितना? वाई आर। अब तनी एक बात समझो, इधर यहाँ पे अब देखो वही भार लटकाओगे तो डेल्टा एल एस कम होगा किसके? मतलब जो वृद्धि होगा लंबाई में वो किसकी ज़्यादा बढ़ेगी? किसकी ज़्यादा बढ़ेगी? इसकी, रबर वाले की। तो एक बात समझो, इधर इससे मतलब है नहीं, समझो इधर इससे मतलब है नहीं। अगर डेल्टा एल आर का मान बताओ इससे ज़्यादा होगा ना, डेल्टा एल एस से मान डेल्टा एल आर का क्या होगा? ज़्यादा होगा। या आप बहुत बढ़िया समझो, ये बड़ा अरे छोटा होगा किससे? इससे। तो जब ये छोटा होगा तो भाग दोगे तो बढ़िया रहेगा, आएगा कि ना आएगा? यहाँ पे देखो डेल्टा एल एस जो वृद्धि होगा वो कम होगी किसके अपेक्षा? रबड़ की अपेक्षा। मतलब कौन सबसे ज़्यादा बढ़ के आएगा? डेल्टा एल आर वाला। तो डेल्टा एल आर का मान देखो यहाँ से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू, मतलब डेल्टा एल का मान अगर डेल्टा एल आर का मान अगर बढ़ जाएगा तो वाई एस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे ऊपर है डेल्टा एल आर का बता रहे हैं, डेल्टा एल एस का नहीं। यहाँ से समझो डेल्टा एल एस का मान कम है किससे? डेल्टा एल आर से। तो यहाँ पे डेल्टा एल आर का मान बड़ा हुआ ना,
तो डेल्टा एल आर का मान बढ़ाते जाओगे तो हाई डेल्टा एस का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ई बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। डेल्टा एल एस छोटा होगा डेल्टा एल आर के, तो इसलिए बताओ वाई एस बड़ियार होगा, बताओ किसके, वाई आर के, क्योंकि ये अगर मान बढ़ रहा है तो वाई एस का मान क्या होगा, बढ़ रहा है। इसका मान बढ़ा दोगे तो आई घट न जाएगा। इससे भी देखो डेल्टा एस का मान अगर बढ़ाओगे तो भाग दे रहे हो तो बढ़कर भाग न जाएगी। ये बातें अनुक्रमानुपाती में और व्युत्क्रमानुपाती में हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं कि अगर नीचे का हर बड़ा रहता है तो भाग देने पे छोटा आता है, और नीचे का हर छोटा रहेगा तो भाग देने के बाद बड़ा आता है। तो आई छोटा हुआ तो बड़ा नहीं आएगा, हुआ कि ना हुआ। तो बताओ हाई वाला छोटा है किसकी अपेक्षा, डेल्टा आर की। तो बताओ डेल्टा एल एस छोटा है डेल्टा आर की, तो बताओ इसलिए वाई एस का जो मान आएगा वाई आर की अपेक्षा में क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो बताओ कौन अधिक प्रत्यास्थ हुआ, वाई एस, मतलब स्टील प्रत्यास्थ ज्यादा है किसकी अपेक्षा, रबर की अपेक्षा। यही हमको सिद्ध करना था।